हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है। इसमें टोटल 1 से लेके 13 चैप्टर हैं आपके इस सब्जेक्ट में। बारी बारी से हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं आखिर सिलेबस क्या है इसका। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने एक सिलेबस ओपन होकर आया होगा, जो कि डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में टोटल 3 टॉपिक दिया गया है। ठीक है, बारी बारी से हम इन टॉपिक के बारे में पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो से आपको लेके चलेंगे, एकदम स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए बताते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में टोटल आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और उसके बाद स्कोप पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर है, सॉरी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो दूसरा टॉपिक है वो है सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। ठीक है, मतलब कि एरर क्या होते हैं, उसके कौन से सोर्स है और कितने प्रकार से वो होते हैं। फिर उसके बाद उसी में आपका एक्यूरेसी क्या होते हैं, प्रेसिजन क्या होते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका उसी में दूसरा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही। फिर इसी में जो तीसरा टॉपिक है वो है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स में कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज होती हैं। उसके बाद सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, मतलब जो भी फार्माकोपियल सब्सटेंस है उसमें इस इम्प्यूरिटी का क्या असर होता है, वो किस तरह से उस पर असर डालती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, मतलब जो लिमिट टेस्ट क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट, मतलब ये जो लिमिट टेस्ट है इसका क्या प्रिंसिपल होते हैं, इसके क्या प्रोसीजर होते हैं। उसमें कुछ लिमिट टेस्ट के नाम दिए गए हैं कुछ केमिकल्स के, उनका क्या करना है, आपको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है। जैसा कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, उसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर। फिर उसके बाद सल्फेट का लिमिट टेस्ट, उसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर। सेम ऐसे ही आयरन का, हैवी मेटल्स का और आर्सेनिक का आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हमने आपका चैप्टर फर्स्ट का तीनों टॉपिक के बारे में बता दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो चैप्टर फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर जैसे आप लोग के पास अगर सिलेबस ना हो, पहली बात तो आप अपने सिलेबस को अपने पास रख लीजिए और मिला लीजिए। अगर ना हो, हम थोड़ी देर के लिए बगल हो जा रहे हैं, आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि इसमें जो हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो सबसे पहले ये है कि आखिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप नॉर्मल केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते आए हैं, 11th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज, यूज, जो भी केमिकल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसके आगे क्या लगा, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मेसी के अंदर जो भी प्रिपरेशन होंगे, और फार्मेसी के अंदर क्या बनते हैं, ड्रग या मेडिसिन बनेंगे। इसमें हम जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो पूरा पूरा आपको किसी भी ड्रग या मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसका क्या क्या, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका यूज, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सिंथेसिस, ओवरऑल सब कुछ। जैसा कि हम देखते हैं बारी बारी से सब समझते चलते हैं। जैसे आप देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस, एनालिसिस, यूज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज and quality control of drug and pharmaceutical substance used in the treatment and prevention of disease। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो हमारे फार्मेसी की क्या है, एक प्रकार की ब्रांच है, शाखा है। ठीक है, और जिसके अंतर हम क्या करते हैं, उन दवाओं की स्टडी करते हैं। उन सभी दवाओं में क्या स्टडी करेंगे, जैसे कि जो दवाएं हैं वो क्या, उसका जैसा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, उसको सही करने के लिए जो जिम्मेदार होती है जो दवाएं, हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या गुण होते हैं। फिर उसके बाद उसकी सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब निर्माण, उसको कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जाता है।
और उसके बाद उसकी एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना या फिर परीक्षण करना, टेस्ट करना, मतलब किसी चीज का पता लगाना, ठीक है, एनालिसिस। उसके बाद यूज, यूज मतलब उसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या प्रयोग है। फिर उसके बाद दिया स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, उसको कैसे हम मतलब उसको जो कहते हैं जो भी दवाएं होती है ना, दवाओं की आप देखेंगे कि उसकी एक निश्चित टाइम तक एक्सपायरी होती है, किसी की 2 साल तक, 4 साल तक, तो उसको कैसे उसकी एक्सपायरी को जितने समय तक होता है 2 साल 4 साल तक कैसे हम बना के उसको रख सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज वगैरह कैसे उसको स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है उसको, जैसे होता है ना कि स्टोर्ड एट, किसी भी दवा का आप उठा के देखिए उस पर लिखा रहता है स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉट एक्सेडेड देन 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका स्टोरेज है। तो उसको क्या करना है, आपको उतने पॉइंट में आपको इसको स्टोर करना है। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाएगा तो जो दवा होगी उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर आप उसको खाएंगे तो फिर असर आपकी बॉडी में नहीं मिलेगा, कुछ और रिस्पॉन्स मिल सकता है वहां पे, ठीक है। और क्या दिया इसमें कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब कोई भी जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप की होती है। एक आपका होता है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा होता है मेडिसिनल। जिसे आपको पता है कि पढ़े पढ़ते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, और मेडिसिनल का मतलब क्या है, बारी बारी से हम तीनों के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें लिखा है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब कार्बन से रहित, मतलब जिसमें कार्बन ना हो, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें क्या हो, कार्बन ना हो, हम उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक या फिर इनऑर्गेनिक। जैसे इसमें लिखा है देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये हमारी केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उन सभी कंपाउंड का अध्ययन करेंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, जो कार्बन रहित होते हैं, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, जो कार्बन क्या होते हैं, हाँ कार्बन रहित होते हैं। एक होता है कार्बन रहित, एक होता है कार्बन सहित। इसमें क्या होता है, कार्बन रहित होता है वो, ठीक। जैसा कि इसमें लिखा है ना, इन अदर वर्ड द केमिस्ट्री दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोकार्बन, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या क्या आप स्टडी करते हैं, जैसे लिखा है ना, साल्ट वगैरह हो गया, मेटल हो गया, एसिड और बेस हो गया, मिनरल्स हो गए, एंटासिड हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, और डिसइंफेक्टेंट हो गए। जैसा कि यहाँ पे दिखा साल्ट, ठीक है, NaCl वगैरह, नमक वगैरह जो होता है, ठीक है। इसमें मेटल्स है, बहुत सारे मेटल्स आपके उपस्थित हैं, उनका अध्ययन करेंगे इनऑर्गेनिक में। एसिड और बेस है, उसके बाद क्या है, मिनरल्स है। फिर एंटासिड है, एंटासिड क्या करता है, जब आपकी बॉडी में जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक एंटासिड सिरप आती है, वो क्या करते हैं, उसको एसिड को रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में ढेर सारे आयंस आपके हो जाएंगे इसमें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी होगा। और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी नॉन लिविंग सरफेस पर यूज किया जाता है बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई सरफेस वगैरह होता है ना, उस पर आप देखिए कभी कभी फिनाइल वगैरह लगाते हैं ना, लगा के साफ वाफ करते हैं, तो वो सब डिसइंफेक्टेंट के अंदर आते हैं, जो किसी बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक, नॉन लिविंग सरफेस पे। अब उसके बाद इसमें जो दूसरा है वो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन सहित, मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, मतलब जिसके अंदर कार्बन पाया जाता हो, उसका जब अध्ययन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि इसमें देखो लिखा है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि इस केमिस्ट्री के अंदर, यह केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है, इसमें क्या क्या अध्ययन करोगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करोगे, और क्या लिखा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण, और उसका सिंथेसिस, कैसे उसका निर्माण किया जा रहा है, कैसे वो बन रहा है, कैसे बनता है। फिर उसके क्या करोगे, उसका रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उन सबको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, जो पेन किलर, जो दवाएं खाते हैं, पैरासिटामोल वगैरह हो गया, वो सब एनाल्जेसिक के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें कार्बन कंपाउंड से मिलकर ये सब बना होता है, तो ये सब इसीलिए ऑर्गेनिक के अंतर्गत आया हुआ है। उसके बाद एंटीसेप्टिक है, ठीक है,
एंटीसेप्टिक है, जैसे कि फिनॉल वगैरह, वो क्या एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। और उसके बाद क्या लिखा है इसमें, एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक मतलब जैसे क्या कहते हैं, जो शून्य वगैरह नाम था ना, शून्य कर दिया जाता है, कहते नहीं, जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो पहले सर्जरी के पहले क्या करते हैं, उसको शून्य कर दिया जाता है। तो एनेस्थेटिक का मतलब होता है शून्य करना, ठीक है, निश्चेत जिसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, लिग्नोकेन एक दवा है, लिग्नोकेन, इसको लगाने से क्या होती है, वो एनेस्थाइज होती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। बाकी अब इसके बाद क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, मेडिसिनल का मतलब होता है मेडिसिन की केमिस्ट्री। उसमें हम क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल मेडिसिन का, जैसे उसका क्या कहते हैं, किसी भी ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी में किस तरह से इफेक्ट कर सकता है या कैसे इफेक्ट करता है, उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफिनेशन होगा वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का है। बाकी अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में हमने पहले ही बताया आपको, यहाँ पर डिफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या लिखा है इसमें लिखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, देयर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सिंथेसिस एंड सार। जैसे कि हमने बताया पहले ही कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम किसी भी ड्रग या मेडिसिन की स्टडी करते हैं ना। अब उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसके जो ड्रग होगा, ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उस ड्रग का स्ट्रक्चर हमारे शरीर पे किस तरह से इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी जो ड्रग का स्ट्रक्चर होता है वो उसकी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे हर एक दवा का जो होता है अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ न कुछ बदलाव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके काम में कुछ न कुछ बदलाव आ जाएगा या फिर उसके क्या कहते हैं एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पढ़ते हैं इसमें। और उसके बाद लिखा है डियर डिजाइनिंग, मतलब उसको डिजाइन करने में मदद करता है मेडिसिन केमिस्ट्री। आप ड्रग की जो डिजाइनिंग होती है ना, हर एक दवा का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, किसी में कुछ स्ट्रक्चर होंगे, किसी में कुछ स्ट्रक्चर होंगे, हर एक दवा का अपना एक पार्टिकुलर फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वही स्ट्रक्चर उसकी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार भी होता है। और उसके बाद डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, नई नई दवाओं की हमेशा क्या होती है, खोज होती रहती है, रिसर्च वगैरह में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। इसी की मदद से देखेंगे आप, हमेशा नई नई दवाओं की होती है, खोज होती रहती है। हाँ, अब उसके बाद सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, ठीक है, किसी भी दवा के निर्माण में हेल्प मिलती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा, देखिए एक वर्ड लिखा है सार। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जैसा कि आप देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब कि स्ट्रक्चर भी है और एक्टिविटी भी है। जैसे किसी भी दवा के अगर आप स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ बदलाव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक्टिविटी में कुछ न कुछ फर्क आ जाएगा। तो उन्हीं दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है हमको क्या पढ़ना, उसी को पढ़ना होता है, उसी को बोला जाता है सार। यहाँ पे लिखा है कि देखो किसी भी दवा की जो एक्टिविटी होती है ना उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके स्कोप की बात करेंगे तो जैसे आप स्कोप क्या है इसका, जैसे हर चीज का एक स्कोप होता है ना, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। जैसा कि लिखा है कि स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज्ड इन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो भी किसी ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स में जो आपके ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, हमको उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलती है। पहली बात तो हमको पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका पूरा पूरा मैंने बताया ना कि उसके आपके क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज, यूज, सिंथेसिस, उसका जो भी ओवरऑल पूरा फीचर्स है हम क्या करते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिया स्टडी अबाउट दियर केमिकल स्ट्रक्चर, किसी भी दवा के जो केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद स्टडी अबाउट दियर स्टोरेज कंडीशन, हमको उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे, जैसे कोई भी आप देखेंगे कोई भी सामान होता है हमको उसको रखना होता है प्रॉपर तरीके से, कैसे रखना है। जैसे कोई दवा है ना, हर एक दवा का अपना फिक्स एक स्टोरेज कंडीशन होता है। अगर आप क्या करेंगे उसको उस टेम्परेचर पे अगर स्टोर नहीं करेंगे तो वो दवा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे वैक्सीन वगैरह होते हैं फ्रीज में रखी जाती हैं, ठीक है। और जो सिरप है, टैबलेट है, तो सबका देखिए अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप उस टेम्परेचर पे उसको नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमको क्या है इन सब चीजों का भी पता चलता है इससे,
किस दवा को हमको किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टडी अबाउट देयर मेडिसिनल यूज, किस दवा का उसका क्या मेडिसिनल यूज है। मेडिसिनल यूज मतलब कौन सी दवा किस बीमारी में काम आएगी या किस बीमारी में काम आती है, हमको क्या होगा उस चीज की भी जानकारी मिलती है उसमें। और क्या है इसमें, स्टडी अबाउट इम्प्यूरिटीज, मतलब ऐसे कौन कौन से इम्प्यूरिटीज मतलब होती है अशुद्धियां जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करती हैं, खराब करती हैं, हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे उसका पता करते हैं, वो सब भी पढ़ते हैं इसमें। फिर स्टडी अबाउट बेसिक टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जिसको हम परफॉर्म करके अपने ड्रग की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, या फिर उसको और अच्छा कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टडी अबाउट सेफ्टी, प्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दवा की सेफ्टी, मतलब वो सेफ है कि नहीं है, तो चलो आप खा ली है, आपको शरीर में जाने के बाद और नुकसान कर दिया, ठीक है, आप खाए थे सही होने के लिए, पता चला और बीमार हो गए। उसके बाद यही ना, सेफ है कि नहीं है। उसके बाद प्योरिटी, शुद्धता, कितने परसेंट तक वो प्योर है, इम्प्योर है, मिलावट है कि नहीं है, अगर है तो कितना ज्यादा है, ठीक है, वो सब पूरा। उसके बाद इफेक्टिवनेस, वो मतलब प्रभावशाली है कि नहीं, खाने के बाद वो शरीर में जाने के बाद उसका शरीर में असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये पूरा था इसको। बाकी इसके बाद एक और टॉपिक बचा है इसमें, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको पढ़ा देंगे तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक फर्स्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव। जैसा कि इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव, तो हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद और आपको क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू गिव नॉलेज ऑफ ड्रग, मतलब क्या करता है, ये आपको ड्रग के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अब वो किस तरह से जानकारी देता है, जैसा कि इसमें क्या जानकारी देता है, जानकारी में लिखा ना, टू नो अबाउट केमिकल, वो क्या करता है, उस केमिकल के बारे में जानकारी देता है। इज यूज टू मेक अ ड्रग एंड इट नेम एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो दवा बनाने में, मतलब जो भी किसी दवा के निर्माण में जिस केमिकल का यूज हुआ है उसके नाम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी क्या होता है, पता चलता है आपको, ठीक है, जानने को मिलता है। उसके बाद लिखा टू एक्सप्लेन यूजेस ऑफ ड्रग, किसी भी दवा के यूज को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरे को आप। लिखा ना, टू नो फॉर विच डिजीज द ड्रग इज यूज्ड, मतलब क्या बताएं, कैसे बताएं, जैसे कि कौन सी दवा किस बीमारी में यूज की जाती है, या फिर कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड ड्रग डोज, किसी भी ड्रग के डोज के बारे में पता चलता है आपको। जैसे होता है ना, हर एक दवा का अपना एक पार्टिकुलर डोज होता है, किसी का 500 mg होता है, 250 mg होता है, 100 mg होता है, 50 mg होता है, 25 mg होता है। तो आपको क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में पता चलता है। इसलिए ना, टू लर्न हाउ मच अमाउंट ऑफ डोज ड्रग शुड बी गिवन, मतलब किसी को हम कितना अमाउंट दे सकते हैं किसी भी ड्रग का, ठीक है, ये भी पता चलता है आपको उसके ऑब्जेक्टिव से। उसके बाद लिखा है टू स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, किसी भी दवा को हम कैसे स्थिर रख सकते हैं, होता ना, जैसे दवा आज बनी है, आज तो तुरंत अब खाएंगे नहीं आप, जब इंडस्ट्री बनती है तो उसको 2 साल तक 4 साल तक उसको रखा जाता है, तो उसको 2 साल तक 4 साल तक कैसे स्टेबल रखा जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें भाई टेम्परेचर का रोल होगा, ठीक है, मॉइस्चर का रोल होगा, और इसमें लाइट का रोल होगा। जैसे होता है ना, कोई लाइट के, मान लीजिए अगर लाइट का प्रभाव पड़े तो दवा खराब ना हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए खराब ना हो जाए, कहीं से नमी वगैरह आ जाए तो खराब ना हो जाए, मतलब इन सब चीजों को भी क्या करना होता है, ध्यान देना होता है, इन सब चीजों को भी आपको पता चलता है, ठीक है। इससे जैसे कि लिखा ना, टू नो वेदर द ड्रग इज अफेक्टेड बाय हीट, लाइट और मॉइस्चर, मतलब हम जब पढ़ेंगे दवा के बारे में तो हमको पता चलेगा ना, हाँ ये जो दवा हीट सेंसिटिव है या फिर लाइट सेंसिटिव है, या फिर मॉइस्चर से हमको दूर रखना है कि नहीं रखना है, ओवरऑल ये सब पूरा आपको भी जानकारी मिलता है इसमें। फिर उसके बाद टू लर्न स्टोरेज ऑफ ड्रग, मतलब किसी भी दवा को कैसे आपको स्टोर करना है, स्टोरेज मतलब समझते हैं ना, किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है। जैसे कि लिखा टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर ड्रग शुड बी स्टोर्ड सेफली, कि किसी भी दवा को हम कब और कहाँ उसको कैसे सेफली तरीके से, अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू नो डोजेस फॉर्म एंड ब्रांड नेम, मतलब किसी भी दवा के डोजेस फॉर्म के बारे में पता चलता है, उसके ब्रांड नेम के बारे में भी पता चलता है। जैसे डोजेस फॉर्म की बात करेंगे तो कई प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं ना, जैसे हर एक दवा का अपना अलग अलग डोजेस फॉर्म होता है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, एलिक्जर हो गया, पेस्ट हो गया, लोशन हो गया, एंटमेंट हो गया, जेल हो गया, तो कई तरह के आपको देखेंगे कि यहाँ पे डोजेस फॉर्म आते हैं, ठीक है। अब उसके से ब्रांड नेम, हर एक दवा का अपना अलग अलग क्या होता है, ब्रांड नेम होता है, ठीक है।
मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती हैं, ठीक है, हर एक दवा का अपना क्या होता है, अलग अलग ब्रांड नेम होता है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको पता चलता है इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने से, ठीक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।